अच्छा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था ये मल्टीमीडिया के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे। उसमें एक चीज़ ना थोड़ी सी कंफ्यूज थी। वो कंफ्यूज चीज़ मैं ना क्लियर करना चाहता हूँ। बेसिकली डिमक्सर जो होता है ना, वो डिकोडर को और इनकोडर को डायरेक्टली यूज़ कर भी रहा होता है और नहीं भी कर रहा होता। हमारे पास एक तो ये कन्फ्यूजन थी कि वो डिमक्सर जो है वो इनकोडर को और डिकोडर को डायरेक्टली यूज़ करता है कि नहीं करता। बेसिकली डिमक्सर ना अलग से कोई प्रोग्राम है ही नहीं है। जैसे एफ एफ एम पेग है ना, तो एफ एफ एम पेग खुद एक मक्सर और डिमक्सर है पूरा। अलग से आपको डिमक्सर और मक्सर नहीं मिलते। चूँकि वो अलग से नहीं मिलते ना, हालांकि एफ एफ एम पेग के अपने अंदर मक्सर और डिमक्सर अलग से छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन वो कंपोनेंट जो है ना वो एफ एफ एम पे के अलावा आपको नहीं मिलेंगे। सो एफ एफ एम पे खुद इट्सेल्फ भी एक एज अ होल उसको ये भी कहते हैं कि यार ये एक मक्सर है और ये डिमक्सर है। अच्छा, लेकिन जो डिमक्सिंग का जो प्रोसेस है ना, जो अंदर होता है, जो अंदर का डिमक्सिंग का जो प्रोसेस है, वो सिर्फ इतना होता है कि वो मक्सर जो होता है ना वो आपका फाइल्स स्ट्रीम्स को कंबाइन करता है, ठीक है, और आपका जो कंटेनर है ना वो बनाता है, जैसे कि MP4 की फ़ाइल बना दी जोड़ के वीडियो ऑडियो को। और डिमक्सर जो होता है ना वो जो जुड़ी MP4 होती है ना उसको डिसअसेंबल करता है या एक्सट्रैक्ट करता है, उसमें से स्ट्रीम्स को एक्सट्रैक्ट करता है कि ये आपकी वीडियो है और ये आपकी ऑडियो है, तो ये एक्सट्रैक्शन कर रहा होता है, ठीक है। अब मसला ये है कि अब ये बड़ी कन्फ्यूजन सी हो जाती है, जो कि बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि आप पूरे एफ एफ एम पे को मक्सर डिमक्सर कह रहे हो, और पूरा एफ एफ एम पैक जो अपनी रूटीन्स करता है, यानी इनकोडिंग डिकोडिंग और प्ले जब करता है, तो वो उसके अंदर इनकोडर का भी सहारा भी ले रहा होता है, डिकोडर का भी सहारा ले रहा होता है। लेकिन एक्चुअली टेक्निकली मक्सिंग और डिमक्सिंग सिर्फ और सिर्फ कंबाइन करने और एक्सट्रैक्ट करने को कहते हैं। पर चूंकि ये प्रोग्राम आपको सेपरेटली नहीं मिलता, मक्सर डिमक्सर कभी भी सेपरेटली नहीं मिलता, इसलिए एफ एफ एम पैक को ही हम कहते हैं यही एक डिमक्सर है। एक्चुअली वो डिमक्सर उसके अंदर होता है, सही है। सो एफ एफ एम पैक जो है, जब वो किसी चीज़ को उसकी ना कुछ रूटीन्स होती हैं, वो रूटीन्स देख लेते हैं, आपको शायद इससे ना थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि जब वो जब वो किसी चीज़ को प्ले करेगा, बल्कि प्ले करने से भी पहले जब वो किसी चीज़ को जब किसी डेटा को कंप्रेस करता है, ठीक है, ट्रांसकोडिंग करता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसकोडिंग, ठीक है। ट्रांसकोडिंग में क्या करता है, वो रॉ डाटा लेता है, ठीक है, रॉ डाटा आया। सबसे पहले रॉ डाटा को वो अभी फिल वक्त वो अपना मक्सर कंपोनेंट यूज़ नहीं करता। सबसे पहले वो इनकोडर को ये कहता है कि स्ट्रीम जो है ना वो आप कंप्रेस कर दो, ठीक है। सो इनकोडर जो है ना वो क्या करता है, वो कंप्रेस कर देता है। जब इनकोडर ने कंप्रेस कर दिया तो और सारी स्ट्रीम्स, ऑडियो को अलग से करेगा, वीडियो अलग से करेगा, बाकी चीज़ें तैयार कर लेता है। उसके बाद आखिर में वो अपना मक्सिंग जो है ना, वो उसका एंड वाला वो जो प्रोसेस होता है ना, मक्सिंग क्या होता है, मक्सिंग कहते हैं कंबाइन करना, ठीक है। सो मक्सिंग जो है ना वो फिर आखिर में थी, तो उस मक्सिंग के नतीजे में आपको MP4 मिलता है। तो अब आप देखो कि उसने अपने जो मक्सिंग कैपेबिलिटी है ना वो लास्ट स्टेज पे यूज़ किया, उससे पहले उसने यूज़ ही नहीं की। लेकिन मक्सर आपको अलग से मिलेगा नहीं, एफ एफ एम पे खुद एक मक्सर है, यानी ये मक्सर उसके अंदर का ही कंपोनेंट, लेकिन देखो आखिर में जाके यूज़ हुआ। सो ये बात कि वो इनकोडर को यूज़ करता भी नहीं भी करता, ये दोनों वैलिड है। अगर आप अकेली मक्सिंग की रूटीन की बात करते हो ना, तो अकेली मक्सिंग की जो रूटीन है वो सिर्फ इस चीज़ को कहते हैं कि आपने स्ट्रीम्स को कंबाइन कर दिया। लेकिन एज एफ एफ एम पे एज अ होल अगर आप एज अ प्रोग्राम देखोगे, तो डेफिनेटली देखें वो इनकोडर वो पूरा प्रोग्राम होगा तो वो इनकोडिंग भी कर रहा है बीच में, सही है। इसी तरह से जब वो किसी चीज़ को प्ले करता है, या कोई भी प्लेयर किसी कंटेनर को प्ले करता है, लेट्स से MP4 को अगर प्ले करता है, तो प्ले करने से पहले क्या करता है, सबसे पहले उसके पास ना एक कंप्रेस्ड फॉर्म होती है, MP4 के अंदर ना कंप्रेस्ड स्ट्रीम होगी, ठीक है। उसके पास ना एक कंप्रेस्ड स्ट्रीम होती है, उस कंप्रेस्ड स्ट्रीम को पकड़ता है और वो डी कोडर को देता है। डी कोडर क्या करता है, उसको डीकम्प्रेस करता है, ठीक है। लेकिन डीकम्प्रेस करने से पहले पहले यहाँ पर डीमक्सर आ जाता है। डिमक्सर क्या करता है,
वो एक्सट्रैक्ट करता है स्ट्रीम को। देखें स्ट्रीम जो है ना वो डायरेक्टली कोडर को कैसे मिलेगी? डायरेक्टली वो MP4 पे ऊपर तो कुछ कर नहीं सकता। MP4 तो कंटेनर के अंदर एक स्ट्रीम होती है, उस स्ट्रीम को निकालना डीमक्सर का काम होता है। अब देखें FFM पे जब ये डीकम्प्रेस हो जाता है तो उसके बाद वो जो डीकम्प्रेस्ड फॉर्म होती है ना, वो लेट से वो बिगर फाइल साइज होगा, ठीक है। जब डीकम्प्रेस तो वो प्लेबल होते हैं, क्योंकि वो जो बिगर फाइल होती है ना वो आपके एक्चुअल फ्रेम्स होते हैं जिन्होंने प्ले होना, ठीक है ना, उन्होंने प्ले होना होता है। सो वो आपके वीडियो फ्रेम्स निकलेंगे या ऑडियो के फ्रेम्स निकलेंगे जिनको एक्चुअली प्ले करना है। ऑडियो सैम्पलिंग भी हो सकती है, सैम्पल निकलेंगे, फिर जाके वो चीज़ प्ले होती है। कंप्रेस्ड फॉर्म में इस स्टेज पर चीज़ प्लेएबल नहीं होती। डिमक्सर आता है, डिमक्सर डिकोडर, आगे डिकोडिंग। अब वो जो कन्फ्यूजन थी कि डिमक्सर जो है वो क्या, डिमक्सर जो है वो क्या डिकोडर को यूज़ करता है। देखें डिमक्सर एज अ रूटीन सिर्फ अपना पार्ट प्ले करती है एक्सट्रैक्शन का, लेकिन डिमक्सर एज अ प्रोग्राम, यानी FFmpeg डिमक्सर एज अ प्रोग्राम अगर किसी चीज़ को प्ले करेगा तो ये स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 ये चारों परफॉर्म करता है। तो फिर डेफिनेटली जब परफॉर्म करता है तो डिकोडर को भी यूज़ करता है, ठीक है। सो इसलिए मक्सर और डिमक्सर एज अ प्रोग्राम भी होते हैं, क्योंकि अलग से नहीं मिलते, और एज अ रूटीन भी होते हैं, क्योंकि इनका असल जो काम है वो कंबाइन करना और एक्सट्रैक्ट करना। तो ये कन्फ्यूजन थी जिसको मैंने दूर करना था। अगला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, वो है हमारा बिट रेट का। बिट रेट बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, शायद इसको आपको इसको पहले ही पता हो। तो बिट रेट का ताल्लुक ना टाइम से है और डाटा से है, सही है। सिंपल सिंपल सा फार्मूला ये है कि डेटा ओवर टाइम, इसको इस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, ये जो डेटा ओवर टाइम है, क्या ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट में कैलकुलेट हो सकता है या डीकम्प्रेस्ड में कैलकुलेट होगा? सोचने की बात है। जब आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो तो तब आप इस चीज़ की बात कर सकते हो, या जब वो प्ले हो तो तब आप इस चीज़ की बात कर सकते हो। नॉर्मली जब आप उसको प्ले करते हो तो ही उस वक्त आप ये कह रहे होते हो कि यार इतने सेकंड्स में इतने टाइम में इतना ज़्यादा डेटा जो ना वो प्रोसेस हो गया, ठीक है। यानी टाइम सेकंड 1 में इतना डाटा प्रोसेस हुआ है, टाइम सेकंड 2 में इतना डाटा प्रोसेस हो गया है, सो एंड सो फोर्थ। तो आप उसकी एक एवरेज निकाल के कहते हो कि यार बाय एवरेज ये कोई 320, ठीक है, ओवर 1 सेकंड चल रहा है इस टाइम, सही है ना। तो इस तरह से आप उसका डेटा कैलकुलेट करते हो। अब ये डेटा जो डेटा, इसका मैं यूनिट नहीं लगा रहा, बिट, बाइट, MB, GB, टेराबाइट्स कुछ भी हो सकता है। हम चूँकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बिट रेट को इन जनरल उसको देख रहे हैं कि इन जनरल जो जो एब्स्ट्रैक्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ है डेटा ओवर टाइम, ठीक है। सो ये आपका डेटा है, इस पर कोई भी यूनिट अप्लाई हो सकता है। ये आपका टाइम है, टाइम के यूनिट भी कुछ भी हो सकते हैं। आप उसको पर सेकंड भी देख सकते हो, पर मिनट, पर आवर, कुछ भी देखो, वो एक अलग चीज़ है। वो एक अलग चीज़ है कि जब आप एक एज अ स्टैंडर्ड जब बात करते हो तो आप कहते हो यार बिट रेट क्या है, तो आप उस वक्त हो सकता है कि आप उस पर सेकंड की बात कर रहे हो, पर एक्चुअली बिट रेट सिर्फ ये है डेटा ओवर टाइम, सही है। तो ये था बिट रेट। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन भी एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं इसको फॉर्मली इसकी कोई डेफिनेशन देने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपके पास जो इमेज और वीडियो होती है उसकी कोई डायमेंशंस होती हैं, या डायमेंशन वैसे जिस तरीके से की जाती हैं वो हाइट और विड्थ में की जा सकती हैं।
ठीक है। और नंबर ऑफ पिक्सल ईच डायमेंशन में, दोनों डायमेंशन में नंबर ऑफ पिक्सल्स जो होते हैं ना, उस चीज़ को हम उसकी ना रेजोल्यूशन कहेंगे। अब बाज़ औक़ात ये कम हो सकती है, बाज़ औक़ात ये ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है फ्रेम रेट। अच्छा जी, फ्रेम रेट क्या है? ओके, फ्रेम रेट भी काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट है। आपने सिंपली ये देखना है कि फ्रेम्स ओवर टाइम सबसे आसान जो है इसकी वो की जा सकती डेफिनेशन, फ्रेम्स ओवर टाइम। और नॉर्मली हम पर सेकंड देख रहे होते हैं कि यार 20 फ्रेम्स या 29 फ्रेम्स या 60 फ्रेम्स वगैरह। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। फ्रेम जो है ना वो एक ड्रॉन इमेज होता है। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ। वो शायद बाद में आ ही जाए, वो है की फ्रेम का। वो कॉन्सेप्ट थोड़ी देर बाद शायद मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। बस अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि ये जो फ्रेम्स होते हैं ना, ये बेसिकली कुछ इमेजेस होते हैं, ठीक है ना। इमेज कह लें या इमेज इंफॉर्मेशन कह लें, ठीक है। सो मैं इसको इमेज नहीं कहता, मैं इसको इमेज की इंफॉर्मेशन कहता हूँ। सही है, इमेज तो वो है जो आप देख रहे हो, और इन्फॉर्मेशन पर फ्रेम इन्फॉर्मेशन होती है। अब जो की फ्रेम होता है ना, ये उस इमेज इन्फॉर्मेशन को कहेंगे कि जो फुल और कंप्लीट होगी, ठीक है, फुल और कंप्लीट होगी। सॉरी। तो उसको हम की फ्रेम कहेंगे। इसमें क्या क्या, इस की फ्रेम में क्या क्या स्टोर्ड होता है, जब ये की फ्रेम की डिटेलिंग आएगी तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट एस्पेक्ट रेशो है, काफ़ी फेमस कॉन्सेप्ट है। इसमें भी मेरा ख्याल है कि कोई इतनी लंबी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। एस्पेक्ट रेशो जो है वो सिंपली जो विड्थ और हाइट जो होती है, मैंने जब जैसे आपको इमेज की डायमेंशन, वीडियो या इमेज की डायमेंशन है, हाइट विड्थ है, इनकी आपस में जो रेशो बनती है उसकी बात कर रहे हैं, जैसे कि 4:3। सही है, इस तरह से। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है और ये ऑडियो से मुतल्लिक कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है सैम्पलिंग रेट। एंड आई थिंक दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे जब हम ऑडियो की बात करते हैं, सैम्पल रेट की बात करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि सैम्पल रेट क्या होता है। बेसिकली ऑडियो जो ना वो वेव्स होती हैं, सही है। इस तरह वेव्स की फॉर्म में ना ऑडियो का डेटा होता है, और बाज़ का ये डेटा जो ना वो थिक होता है, बाज़ जगहों पे वो बिल्कुल थिन हो जाता है। सही ना। इसी तरह अगर साइलेंस होगी तो थिन होगा, अगर बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं तो वो जो है वो अब इसमें भी जो कॉन्सेप्ट है ना सैम्पलिंग रेट, जब हम सैम्पलिंग की बात करेंगे तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हम रेट की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट टाइम। यहाँ पर भी टाइम का जो फैक्टर ना वो आ जाता है, ठीक है, कि कितने सैंपल पर सेकंड आप उठाते हो। जैसे वीडियो में पिक्सल्स होते हैं ना, वीडियो में तो आपको सीधा सीधा पता है पिक्सल होते हैं, इसमें सैंपल्स होते हैं, ठीक है। कितने सैंपल्स पर सेकंड
आप उठा रहे हो या कितने सैंपल्स पर सेकंड उस ऑडियो में मौजूद है, उस चीज़ को हम कहते हैं सैम्पलिंग रेट। अब यहाँ पे पिक्सल्स तो हो नहीं सकते, जिस तरह से पिक्सल होता है टू वीडियो, इसी तरह से सैंपल इज़ टू ऑडियो। बड़ा सिंपल सा है। तो ये जो वेव्स है ना, ये वेव्स, इनमें जितनी सैचुरेशन होती है, जितने कंडेंस होते हैं, जितने कंडेंस होते हैं उसको, यही चीज़ अगर आप वीडियो में देखोगे ना तो जो आपका बिट रेट होता है ना और बिट डेप्थ, दो बिट्स को आप दो तरह से देख सकते हो। एक होता है बिट रेट जो नॉर्मली हमने अभी डिस्कस भी किया, एक होती है बिट डेप्थ। बिट डेप्थ यानी कि एक जो पिक्सल है वो कितनी कलर डेप्थ तक जाता है। क्या वो सिर्फ 10 कलर्स तक जा सकता है, 100 कलर्स तक जा सकता है, मिलियन कलर्स तक जा सकता है। तो ये डेप्थ है उसकी कि वो कितना जा सकता हो सकता है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट हो तो सिर्फ 2 कलर्स तक जा सकता हो। अगर पूरी इमेज ही ब्लैक है तो वो 1 कलर तक जा सकता होगा। तो इसकी डेप्थ ये है, सही है। और बिट रेट क्या है, इसका ताल्लुक जो है ना बाकायदा साइज़ ऑफ नंबर ऑफ़ बाइट्स के साथ होता है कि पर सेकंड कितने प्रोसेस होते हैं। तो यहाँ पर टाइम फैक्टर होता है, ठीक है। और बिट डेप्थ में टाइम फैक्टर नहीं होता। लेकिन अगर आप सैम्पलिंग की बात करोगे, सैम्पलिंग जैसे मैंने कहा था, सैम्पलिंग एक अलग चीज़ है, सैम्पलिंग रेट एक अलग चीज़ है। व्हेन वी टॉक अबाउट रेट देन वी टॉक अबाउट टाइम, क्योंकि हम एक रेट ओवर द टाइम मांग रहे हैं। लेकिन व्हेन वी ओनली टॉक अबाउट सैम्पलिंग, इसका ओनली मतलब ये होता है सैचुरेशन, कि उसकी सैचुरेशन है कितनी है। इस वक्त आप टाइम की डिस्कशन नहीं कर सकते। तो बिट डेप्थ इज इक्वल टू सैम्पलिंग एंड बिट रेट इज इक्वल टू सैम्पलिंग रेट। ये मतलब वो वीडियो का कॉन्सेप्ट है और ये ऑडियो का कॉन्सेप्ट है, बस इतना सा फ़र्क है। बाकी चीज़ें जो ना वो तकरीबन वही हैं। अब हमारे पास वो कॉन्सेप्ट आ गया जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, वो यहाँ पर मैं प्लेस कर देता हूँ। वो है की फ्रेम। की फ्रेम क्या होता है? की फ्रेम ये होता है कि जब आप एक वीडियो या एनिमेशन में होते हो ना, तो आपके पास एक लेट से एक फ्रेम है ना, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। फिर इसके बाद दूसरा फ्रेम, फिर तीसरा फ्रेम, फिर चौथा फ्रेम, फिर पांचवा फ्रेम। अच्छा जी। अच्छा, अब कई फ्रेम जो होते हैं ना वो अपने प्रीवियस की फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि ये जो मिडल के फ्रेम है ना, मैं इनमें से पहले बताता हूँ। ये वाला जो है ना, ये की फ्रेम है, ये की फ्रेम है, और ये जो है ना, ये सिंपल फ्रेम है। अच्छा, जो सिंपल फ्रेम होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ डेल्टा लेते हैं। वो डिपेंड करते हैं की फ्रेम पर जो पीछे उनके आ रहा होता है। सारा कुछ उन्होंने की फ्रेम से दिखाना होता है, लेकिन उसके अलावा ना उसके पास डेल्टा इन्फॉर्मेशन होती है कि यार उससे फ़र्क क्या है, तो वो फ़र्क भी ड्रॉ कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इनके ऊपर लेट से अगर की फ्रेम के अंदर डेटा जो है ना वो 20 बाइट्स होगा ना, तो फ्रेम के अंदर जो डेटा ना हो सकता है सिर्फ 1 बाइट का हो। क्यों? क्योंकि वो उस पर रिलाई कर रहा है जो पीछे आ रहा है। यानी वही इमेज उसने ड्रॉ करनी है, की फ्रेम वाली इमेज ही ड्रॉ करके रखनी है, बाकी उसने जो फ़र्क है ना वो भी ड्रॉ कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक रूम है, यानी एक कमरा है, उसकी तस्वीर है, तो उसमें एक कॉर्नर में लेट से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो फ़र्ज़ करें की फ्रेम में वो ऑब्जेक्ट नहीं था लेकिन वो फ्रेम में था, तो वो जो अब उसने बाकी का सारा कमरा जो ना वो की फ्रेम से लेके ड्रॉ करना है, और जो एक वो जो ऑब्जेक्ट है जो साइड पे पड़ा है वो उसने फ्रेम से लेना। तो फ़ायदा ये होता है कि साइज़ आपका जो ना वो बड़ा एफिशिएंट रहता है। अगर आप 20 और फिर 1 और फिर 2 और फिर 1 इस तरह करो, फिर 20 फिर 1 2 करो, तो आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल आपके फ्रेम है, जिनके अंदर आपके 3 की फ्रेम है, जिसका कॉस्ट आपको पड़ी है 20 बाइट्स की। और बाकी ऑन एवरेज जितने आपके 17 फ्रेम्स हैं उनके आपको ऑन एवरेज 1.5 बाइट्स पड़ रही हैं। तो आपके 20 फ्रेम पूरे होंगे। अगर हर एक ही की फ्रेम हो तो आपका जो डेटा का साइज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट। स्ट्रीमिंग के इसको कहते हैं।
तो नॉर्मली हम कहते हैं ना हमने अपनी वीडियो स्ट्रीम कर दी या गेम स्ट्रीम कर दी, तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। असल में जो आपका मल्टीमीडिया का जो कंटेंट है ना, जब आप उसको ओवर द नेटवर्क आप उसको ट्रांसमिट करते हो ना, इस चीज़ को हम स्ट्रीम कहते हैं। इसमें नेटवर्क का होना ज़रूरी है, क्योंकि नेटवर्क होगा। और इसकी जो खूबी है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये चूँकि ये ब्रॉडकास्ट होता है, तो आपको पूरी की पूरी फ़ाइल लेने की ज़रूरत नहीं होती। आपको जितना अवेलेबल डेटा होता है ना, आप सिर्फ वही ले रहे होते हो, और उसी को आप अब आगे जो है ना वो प्ले किया जा रहा होता है। मतलब ये कि बजाय इसके कि आप पूरी फ़ाइल डाउनलोड करोगे, एक्चुअल में तो ये होता है ना कि आप पूरी एक फ़ाइल होती है, उसको आप पूरा पूरा डाउनलोड करते हो। स्ट्रीम इसका इसके अगेंस्ट स्ट्रीम ये कहती है कि आप मल्टीमीडिया जो कंटेंट है ना, ये आप पार्शली ओवर द नेटवर्क ट्रांसमिट करो और ब्रॉडकास्ट करो। जो अवेलेबल डाटा है उसको ब्रॉडकास्ट करो, और जो भी डिवाइसेस उसको प्ले कर रही हैं या उसको रिसीव कर रही हैं, वो उसको बग़ैर कंप्लीशन के ही उसको रिसीव कर सकें। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रीम तभी होगी जब आप ये कंप्लीशन वाला कॉन्सेप्ट जहन से निकाल दोगे, वरना अगर आपने पूरी फ़ाइल डाउनलोड करवा दी है, उसको हम स्ट्रीम नहीं कह सकते। ठीक है। अब एक और वर्ड है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो एफ एम पैक का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रांसकोडिंग। जो उसकी बेसिकली एफ एम पैक जो है ना वो ट्रांसकोडिंग का ट्रांसकोडर है। ट्रांसकोडिंग उस अमल को कहते हैं जो एंड टू एंड या तो रॉ डाटा ले ले, या वो कंप्रेस डाटा ले ले, और पूरा प्रोसेस जो है ना वो अपना कंप्लीट करे। जैसे रॉ डाटा ना, तो प्रोसेस कैसे होगा? सबसे पहले आपका डिमक्सर आ गया, डिमक्सर के बाद आपका डिकोडर आ गया, डिकोड करने के बाद आपका अगेन इनकोडर आ गया। अगर आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो ना दूसरी फॉर्मेट में, तो पहले वाले फॉर्मेट को आपने एक्सट्रैक्ट किया, उसके बाद आपने उसको डीकोड करके ओरिजिनल फॉर्म में लाए, उसके बाद इनकोड करके आपको नई फॉर्म में ले गए, उसके बाद आपने मक्सिंग की, यानी कि उसको दूसरे फाइल में लेकर गए। इसको फॉर एग्जांपल अगर आपके पास MP4 थी और आप उसको MKV में लेके जा रहे हो, तो फिर उसने मक्सिंग की, एंड पे आपका ये 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप फ्रॉम रॉ टू MKV या MP4 टू MKV। सही है। रॉ अगर होगा तो फिर इनकोडिंग से स्टार्ट होगा, स्टेप नंबर 3 से। अगर MP4 से जा रहे हो तो स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि रॉ को डिमक्स और डिकोड करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी रॉ है। तो अगर रॉ होगा तो स्टेप नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। वट एवर यू डू, ये जो प्रोसेस है एंड टू एंड, ठीक है, इसको E2E में कह रहा हूँ, एंड टू एंड का होल प्रोसेस है ना, इसको हम ट्रांसकोडिंग कहते हैं। एक साइड से दूसरी साइड पे जाने का ये कंप्लीट प्रोसेस है। तो FFmpeg का जो ट्रांसकोडिंग है ना, वो ये कंप्लीट स्टेप, ये 4 स्टेप्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ये चारों मिल के FFmpeg की ट्रांसकोडिंग की प्रोसेस को डिफ़ाइन करते हैं। फिर आगे आ जाता है मेटा डाटा। सही है। मेटा डाटा ये होता है कि आपका जो फाइल कंटेनर होता है ना, लेट्स से MP4 का कंटेनर है, ठीक है, तो उसके अंदर एक वीडियो स्ट्रीम होगी, उसके अंदर एक ऑडियो स्ट्रीम होगी, उसके अंदर सबटाइटल्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा इसके अंदर बहुत सा मेटा डाटा पड़ा होता है। मेटा डाटा क्या होता है? मेटा डाटा सिंपल वैल्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल उसका टाइटल क्या है, ठीक है, उसका ऑथर कौन है या सिंगर कौन है, ठीक है, उसकी की इंफॉर्मेशन जो है ना, की फ्रेम वगैरह, ये वो सब वो यहाँ पर हम जो है वो लिखा हुआ होता है। और समझ लें एक फ़ाइल ही अंदर अपेंड हुई होती है, पूरी फ़ाइल होती है, लेकिन उसके अंदर बहुत सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, क्रिएशन डेट वगैरह हो गई, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो ना वो स्टोर की जाती है। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कंप्रेशन के मतलब है,
वो है लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस कंप्रेशन। सो लॉसी और लॉसलेस, ये बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसको समझाना जो है ना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सा कोडेक जो लॉसी, कौन कौन सा या इनकोडर लॉसी और लॉसलेस है। लॉसी होता है कि जब हम एक कंप्रेशन को पुल ऑन करते हैं ना, ठीक है, आपके कोडेक ने उसको कंप्रेस कर दिया, डाटा आया आपका इनपुट, उसको इनपुट का डाटा आया, ठीक है, उसको उसने कंप्रेस कर दिया। जब उसने उसको कंप्रेस किया ना, तो जब उसको वापस जब हम डीकम्प्रेस करेंगे ना, तो क्या ओरिजिनल जो ओरिजिनल है, जो रॉ है, जो ओरिजिनल शेप थी, क्या वो पॉसिबल है या नहीं, यानी कि आप अपने रॉ डाटा तक पहुंचते हो, रॉ डाटा तक पहुंचते हो, फ्रेम बाय फ्रेम, पिक्सल बाय पिक्सल, कलर बाय कलर, क्या आप उस तक पहुंचते हो या नहीं पहुंचते? अगर तो आप डीकम्प्रेस करते हुए अपने रॉ डाटा तक पहुंच जाओ, तो ये लॉसलेस कंप्रेशन होगी। सही है। ऐसी रूटीन आपके पास 20 GB की फ़ाइल थी, ठीक है, आपने उसको कंप्रेस किया, MP4 में लेके गए, और वो आपकी आ गई तकरीबन 4 GB में आ गई। लेकिन ये 4 GB क्या वापस उस 20 GB को बाइट टू बाइट, बिट बाय बिट रिस्टोर कर सकता है? कर सकता है, तो ये लॉसलेस है। नहीं कर सकता तो ये लॉसी है। सही है। हो सकता है कि जब ये 4 GB प्ले हो, तो जब प्ले हो रहा हो तो कलर यूनिफॉर्म बने, 12 GB के फ्रेम गायब हो जाए, तो इससे ये भी साबित होगा कि लॉसी कंप्रेशन जो है ना, वो फाइल साइज़ हमेशा उसका स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा? क्योंकि वो ज़ाहिर बात है कि वो पहली कलर इन्फॉर्मेशन ड्रॉप कर, उसके बाद जाके उसको फर्दर कंप्रेस करेगा, तो वो डेफिनेटली जो है ना वो लॉसलेस से जो है ना उसका साइज़ जो है ना वो फ़र्क ही होगा। अच्छा, एक बड़ा ही अजीब सा कॉन्सेप्ट है वैसे, वो है, मतलब उसका नाम बड़ा अजीब सा है, क्रोमा सब सैम्पलिंग। क्रोमा सब सैम्पलिंग क्या होती है? अच्छा, क्रोमा सब सैम्पलिंग ये कहती है कि आप का अगर आपका स्क्रीन है ना, ठीक है, उसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आपके पिक्सल्स हैं, ठीक है, जब आप इस इंफॉर्मेशन को रिड्यूस करते हो, इसके ना कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, रेशोज़ जो होती है ना, जैसे कि इस तरह की रेशो की 4/4/4, जब आप उसको रिड्यूस करोगे तो 4/2/2 या 4/2/0, इस तरह रेशोज़ होती हैं। जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन को लूज़ करते जाते हो ना, आपकी जो रेशो है ना, वो डिक्लाइन और नीचे की तरफ ना ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। सही है। इस रेशो की डिक्रीज़ में ना आप रिड्यूस कर देते हो सब सैम्पलिंग। सही है। यानी कि सॉरी, सब सैम्पलिंग का जो प्रोसेस है ना, वो रिड्यूस कर देता है, कलर रेजोल्यूशन जो ना उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये जो ड्रॉप है, इसको क्रोमा सब सैम्पलिंग कहते हैं। सही है। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट है डोल्बी एटमॉस। डोल्बी एटमॉस ये होती है कि आपकी जो ऑडियो है ना, इसको सराउंड साउंड के इफ़ेक्ट को ऐड करने की जो कैपेबिलिटी है, ये पूरी यानी कि ये एक पूरी टेक्नोलॉजी है डोल्बी एटमॉस। सो ये 3 डायमेंशनल जो है ना इफ़ेक्ट को क्रिएट करने की, एक्सपीरियंस करने की, और आई थिंक इसको हम ये कह सकते हैं कि स्पेशल ऑडियो
टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंपल सी है। तो ये थे कॉन्सेप्ट जो हमने आज देखे मल्टीमीडिया के, और हमने वो कन्फ्यूजन्स भी डिमक्सर की क्लियर की है आज।